प्रणय, ये पूरी ये जो तैयारी है और ये कितनी रणनीतिक तौर पर मजबूत दिखता है ये मिलन एक दो दोस्तों का, ये जरा समझाइए, उसके बाद अशोक जी के पास जाती हूँ मैं। लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। भारत रूस चीन की जो तस्वीरें तियानजिन से सामने आई थी उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी बहुत अंतर हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप द्विपक्षीय वार्ता द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से देखें तो भारत और रूस जब जब साथ आए हैं, खासतौर पर मैदान जंग के अंदर उसका असर नजर आया, चाहे 1971 की लड़ाई हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर रहा हो। भारत के हाथों को मजबूत करने में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल सामरिक संबंधों का ही मसला नहीं है यहाँ पर अर्पिता, बल्कि इस बार की जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा है उसके अंदर भारत और रूस अपने द्विपक्षीय कारोबार का विस्तार कैसे कर सकते हैं, आम लोगों की जिंदगी के अंदर ये दोस्ती क्या फायदा ला सकती है, उसके ऊपर ज्यादा जोर होगा। यानी खास तौर पर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, यानी भारतीय कामगार भारतीय पेशेवर किस तरीके से रूस में जाकर काम कर सकते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा भारत और रूस कारोबार का दायरा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में तो काफी बढ़ोतरी हुई है, भारत ने बहुत सारा तेल खरीदना रूस से जो बढ़ाया है, लेकिन उसके बाद रूस भारत से क्या खरीद सकता है, रूस के बाजारों के अंदर भारतीय उत्पादों को किस तरीके से एक्सेस मिल सकता है। फर्टिलाइजर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, चूंकि भारत की कृषि के लिए ये बहुत जरूरी है। रूस एक बड़ा निर्यातक है फर्टिलाइजर का और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बातचीत के अंदर उठाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्षा के मुद्दे पर या सामरिक मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत की टेबल के ऊपर सबसे ज्यादा जोर होगा। एक तो रूसी जो जो हथियार है, यानी Su-57 सुखोई 57 जैसा उन्नत पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो, S-400 S-500 जैसे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो, इसके अलावा स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर की तकनीक है वो रूस भारत के साथ साझा करना चाहता है। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपने न्यूक्लियर सेक्टर को जो कि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करने जा रहा है, निजी क्षेत्र की भागीदारी उसमें बढ़ाने जा रहा है। तो इस लिहाज से काफी गेम चेंजर होगा। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की जरूरत है और एक ऊर्जा सहयोगी के तौर पर रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है। ठीक है अशोक जी, देखिए जब पुतिन के दौरे से पहले ही रूस की तरफ से कुछ स्टैंड क्लियर किए गए, एजेंडे क्लियर किए गए, जिसमें से भारत के साथ सीमाओं से परे रिश्ते बनाने के लिए तैयार है वो ये कहा गया, दोनों देशों के संबंधों में किसी तीसरे देश का दबाव ना हो ये कहा गया, 2030 तक $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हो ये कहा गया। ये तीनों एजेंडे आपको कहां तक लगता है कि अचीव किए जा सकेंगे? देखिए, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी आपने बहुत महत्वपूर्ण इन मुद्दों पर को उठाया है जिसके बारे में बातचीत हो रही है, और दोनों देशों में कमिटमेंट है जो इसको हमको अपने संबंधों को आगे ले जाना है। और जैसे आपने कहा है, एक ये दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर्स हैं हमारे सहयोग के, हमारी मित्रता के, जो कि बहुत समय से चला आ रहा है, 70-75 साल से हमारी आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद। और जैसे कहा जाए, जो डिफेंस है, डिफेंस क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, उसमें तो सोवियत संघ का पहले बहुत ही ज्यादा योगदान था और उसके बाद रूस ने भी उसको आगे लिया है, आगे लेकर गए हैं। अभी भी करीब 36%, 36 से 40% हमारा जो आयात है, जो वो हम रूस से करते हैं, और उसमें इक्विपमेंट हो, उसमें टेक्नोलॉजी हो, उसमें सभी प्लेटफॉर्म्स हों, बड़े बड़े सिस्टम्स हों, वो सब हम वहाँ से लेते हैं। और उसके बारे में अब उसको आगे ले जाने की प्रतिक्रिया है, उसके बारे में बातचीत हो रही है, काफ़ी समय से बातचीत हो रही है। और क्योंकि ये राष्ट्रपति पुतिन का बहुत अहम दौरा है, तो उसमें ज़रूर मेरे विचार से S-400 की जो हम बात करते हैं, दो बैटरीज नहीं आई हैं, वो आएंगी। S-400 की और एक 6 बैटरीज की खेप, और इसके बारे में बात हो रही है। और फिर जो नया इसका अपग्रेडेड वर्जन है S-500, उसके बारे में भी बात हो रही है। दूसरा है, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे कुडनकुलम में पहले 6 जो उसके ऊपर सहमति हो गई है, VVER 1000 मेगावाट रिएक्टर्स, उसमें से 3 के आसपास मेरे ख्याल से
कार्यान्वित भी हैं, काम कर रहे हैं। और अब जो इसका नया वर्जन है, इसका अपग्रेडेड वर्जन है VVR 1200 मेगावाट, वो वाले अब बनाने की दोनों देशों में बात हो रही है। और मैं समझता हूं इसमें भी जरूर हमें कुछ ना कुछ प्रगति देखने को मिलेगी। आखिरी बात जो आपने कही है, जो $100 बिलियन का हम अपना जो ट्रेड है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको हम आगे ले जाएंगे, तो वो देखिए एज अ लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। और दोनों, मेरे विचार से इस यात्रा में दोनों तरफ से, दोनों साइड्स इसके ऊपर बड़ा कंसंट्रेट करेंगी, जो कैसे ऐसे पदार्थ हैं जो भारत निर्यात कर जी। सकता है रूस को, क्योंकि वहां से तो हम बहुत ही, हमारा ज्यादा डेफिसिट है, जो ट्रेड बैलेंस है वो रूस के पक्ष में है। तो कैसे हम अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत होगी। और मैं समझता हूं जो काफी सक्रिय और अच्छे जी निर्णय सर। इसके ऊपर लिए जाएंगे। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस, ये सारी चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन पुतिन के साथ 7 मंत्री भी देखिए भारत आ रहे हैं। और ये मंत्री रक्षा मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं जो आ रहे हैं, आर्थिक विकास मंत्री इसमें है, वित्त मंत्री इसमें शामिल है, और गृह मंत्री भी यहाँ पर रूस के जो हैं वो आ रहे हैं। यानी ये 7 मंत्री जो पुतिन के साथ भारत आने वाले हैं, और एक तरीके से बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं जिस तरह उससे निपटाने की कोशिश होगी। पुतिन भारत आने वाले हैं, उन्हें लेकर कई सवाल है, हर भारतीय के मन में है कि वो काम कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। पुतिन बरसों से कुछ गिने चुने लोगों के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं, कुछ खास लोगों के अलावा और कोई उनके करीब नहीं आ सकता है। इन चुनिंदा लोगों के सर्कल को सिलोविकी कहा जाता है। सिलोविकी का सीधा मतलब है KGB जैसी संस्था में सेवा कर चुके वैसे सीनियर रैंक अफसर जो हमेशा पुतिन को घेरे रहते हैं, उनके महत्वपूर्ण फैसले में सलाह देते हैं। पहले नंबर पर है निकोलाई पेत्रुशेव, जिन्हें पुतिन का सबसे करीबी माना जाता है। पुतिन का भरोसा ही उन्हें सबसे शक्तिशाली सहयोगी का दर्जा देता है। वो रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख है। पुतिन से पहले भारत आए, प्रधानमंत्री से मिले। पात्रुशेव को पुतिन 55 साल से जानते हैं। पुतिन के साथ KGB में साथ काम किया। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी FSB के प्रमुख रहे हैं। 17 साल से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। पुतिन के दूसरे सबसे बड़े करीबी हैं सर्गेई नारishkin, जो विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख हैं। KGB में बतौर पूर्व अधिकारी रहे। साल 1990 से पुतिन से जान पहचान है। पुतिन के साथ क्रेमलिन में भी रह चुके हैं। प्रभावी पदाधिकारी और कुशल वक्ता है। पुतिन के संभावित उत्तराधिकारियों में शामिल है। पुतिन की टीम के तीसरे सबसे शक्तिशाली सदस्य का नाम है अलेक्जेंडर वार्तनिकोव। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी FSB के निदेशक हैं। देश में पुतिन का नियंत्रण बनाए रखने में भूमिका है। पुतिन को 1970 के दशक से वो जानते हैं। पुतिन के साथ KGB में उन्होंने काम किया है। पुतिन के आंख, कान, नाक समझे जाने वालों में 5वां नाम सर्गेई शोइगु का है, जो रूस के रक्षा मंत्री हैं। सुरक्षा से जुड़े हर फैसले पुतिन को वो राय देते हैं। रूसी सेना, सैन्य खुफिया एजेंसी GRU का जिम्मा है। साइबेरिया में पुतिन के साथ शिकार पर जाते हैं। पुतिन की शक्तिशाली टीम के सबसे चर्चित चेहरे का नाम सर्गेई लावरोव है, जो 2004 से रूस के विदेश मंत्री हैं। मतलब पुतिन के पहली बार जब राष्ट्रपति वो बने तब से वो उनके साथ हैं। चालाक और सख्त प्रशासक माने जाते हैं। 21 साल से रूसी कूटनीति का चेहरा है। दुनिया में पुतिन के नीतियों के संदेशवाहक है। पुतिन के जितने भी सहयोगी हैं उन सभी में एक बात समान है कि वो पुतिन पर भरोसा है उनका, और पुतिन भी उन पर भरोसा करते हैं। वही गुण है जो पुतिन की टीम में शामिल होने की पहली शर्त है, क्योंकि बरसों से रूस का हर एक्शन पुतिन के इन्हीं करीबियों की सलाह पर निर्भर रहा है। बस चंद घंटे बाद देखिए रूस के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच जाएंगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पुतिन के भारत दौरे पर है। अमेरिका से टैरिफ पर तनातनी, रूस यूक्रेन जंग, जियोपॉलिटिक्स में नित नए बनते समीकरण के बीच पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन आज तक ने खास बातचीत उनसे की, कुछ अंश आपको हम सुनवाते हैं। That's an important point to make, but my question to you now would be about defense. And India continues to be the biggest defense buyer. Roughly 38% of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? मैं समझता हूं कि भारत से आज
दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता, साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। Когда это понимание, осознание придет в полном объеме, тогда и прекратится эта практика давления извне.